जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। मैं हूं मानसी दवे। अगला आधा घंटा एक्शन पैक है क्योंकि इवेंट स्पेसिफिक जो दिन है उसकी सारी डिटेल्स हम देंगे। आज के लिए पहली रणनीति क्या है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको बताएंगे। विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं वो भी जानेंगे और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या हैं वो भी आपको बताएंगे। शुरुआत हर रोज की तरह विदेशी बाजार के संकेतों से ही कर लेते हैं और विदेशी बाजार के संकेत आज सुस्ती की तरफ इशारा कर रहे हैं। एशियाई बाजार कह लीजिए या फिर अमेरिकी बाजार की बीती रात की क्लोजिंग कह लीजिए, सुस्ती बिल्कुल देखने को मिल रही है। सबसे पहले एशियाई बाजार एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए 11318 के लेवल्स पर लाल निशान के साथ ट्रेड करता हुआ। तमाम एशियाई बाजार में बिकवाली का दबाव भी देखने को मिल रहा है और साथ ही डाउ फ्यूचर्स में भी 100 अंकों से ज्यादा की कमजोरी आप देखेंगे। दिन की ऊंचाई से 230 अंक गिरा डाउ और 85 अंकों की गिरावट के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। और S&P 500 और नैस्डैक जहां पर हमने रिकॉर्ड्स देखे थे वहां पर भी मुनाफा वसूली का दौर कल देखने को मिला। चलिए विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से जानते हैं। इवेंट्स वहां पर भी काफी सारे रहे जिस पर फोकस करना है। क्या कुछ है वो सब कुछ विस्तार से समझते हैं दीपांशु भंडारी से। थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहली रणनीति आज के लिए वो अपनी हमें सुझाएंगे। दीपांशु गुड मॉर्निंग, बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज काफी सुस्ती देखने को मिल रही है। गुड मॉर्निंग मानसी, सुस्ती आ रही है बल्कि अब तो आप कह सकते हैं कि कमजोरी भी आपको देखने को मिल रही है। अक्रॉस मार्केट्स आपको प्रेशर इस समय दिखाई देगा और ये ज्यादातर जो फेड की बैठक हुई थी 28 और 29 जुलाई की उसके मिनट्स कल शाम को सामने आए जिसकी वजह से अब हम बाजार पर दबाव बढ़ता हुआ देख रहे हैं। अगर आप फेड के मिनट्स को देखें तो हालांकि 28-29 जुलाई की पॉलिसी में उन्होंने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया था जहां तक रेट्स का सवाल है या आउटलुक का सवाल है, पर मिनट से ये रिवील जरूर होता है कि फेड अभी भी काफी चिंतित है जिस तरह से कोरोना का प्रभाव इकोनॉमी पर हो सकता है। वो मानते हैं कि जब तक कोरोना का संक्रमण बना रहेगा तब तक इकोनॉमी पर दबाव संभव है और जो फाइनेंशियल स्टेटस है इकोनॉमी का, जो फाइनेंशियल कंडीशन है वहां पर चिंता जरूर वो जता रहे हैं जिसकी वजह से ग्रोथ पर भी आगे असर पड़ सकता है। और इसलिए उनका यह भी मानना है कि स्लो डाउन से लड़ने के लिए एक और स्टिमुलस पैकेज की जल्दी ही आने की जरूरत है। हालांकि अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका का जो स्टिमुलस पैकेज है वो पिछले 3 हफ्तों से अटका हुआ है और उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो क्योंकि फेड ने कहा है कि अगर इकोनॉमी को संभालना है तो स्टिमुलस पैकेज की जरूरत है और हम देख रहे हैं कि स्टिमुलस पैकेज पर फिलहाल कुछ काम नहीं हो रहा है, तो दोनों फैक्टर्स को आप कंबाइन करके देखें तो मार्केट्स ने इसको नेगेटिवली लिया है। इसलिए कल शाम हमने अमेरिकी बाजारों पर भी सिवियर रिएक्शन देखा क्योंकि शुरुआत तो काफी अच्छी हुई थी। मजबूत शुरुआत के बाद हमने देखा कि बाजारों में गिरावट आई सेकेंड हाफ में और डाउ दिन की ऊंचाई से 230 अंक फिसल कर बंद हुआ। वहीं S&P और नैस्डैक दोनों ने स्टार्टिंग सेशन में एक नया रिकॉर्ड फिर से बनाया और उसके बाद बिकवाली का दबाव आते हुए देखा। तो जितना भी ऑप्टिमिज्म था मार्केट्स में वो हमने फेड के मिनट्स आने के बाद गिरावट देखी। पर इसमें एप्पल पर जरूर नजर रखनी चाहिए क्योंकि अब दुनिया की पहली ऐसी कंपनी हो गई है एप्पल जिसकी मार्केट कैप 2 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा है। ऐसे किसी और कंपनी की मार्केट कैप नहीं है। सबसे वैल्यूएबल कंपनी है ग्लोबली और पहली कंपनी है ऐसी जिसकी मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से ज्यादा है। बल्कि अगर आप देखें तो इसकी जो मार्केट कैप है वो कई देशों की, बड़े बड़े देशों की जीडीपी से भी ज्यादा इसकी मार्केट कैप है। और अगर आप हिस्टोरिकली एप्पल का डेटा देखें तो 2018 के अगस्त में ही एप्पल ने 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच किया था, यानी कि सिर्फ 2 साल में एप्पल का मार्केट कैप भी डबल हो गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूरोप के बाजारों में वैसे तो तेजी रही, लगभग 5% की तेजी हमने देखी। डॉलर में रिबाउंड आया फेड के मिनट्स आने के बाद और उसकी वजह से हमने देखा कि यील्ड और सोना दोनों पर दबाव बनता हुआ दिखा है। कच्चे तेल की बात करें तो यहां पर एक बार फिर से दायरे में रहा ट्रेड। अमेरिकी भंडार गिरे बट अनुमान से कम गिरे जिसकी वजह से कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं आया जहां तक तेल का सवाल है। ओपेक की जॉइंट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक भी थी जहां से निकलकर आ रहा है कि वहां पर भी उन्हें डिमांड को लेकर और कोरोना की सेकेंड वेव को लेकर चिंता है अभी। हालांकि वो कह रहे हैं कि बाकी सारे देश इस समय कंप्लायंस लेवल काफी अच्छे हैं बट अगर ऑयल प्राइसेस को स्टेबल रखना है तो कंप्लायंस इसी लेवल पर मेंटेन करना पड़ेगा सभी देशों को जहां तक आउटपुट कट्स का सवाल है। अगली बैठक 1 महीने बाद 17 सितंबर को होगी ओपेक की जॉइंट कमेटी की। बिल्कुल दीपांशु, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इकोनॉमी को संभलने के लिए रिलीफ पैकेजेस की भी जरूरत है लेकिन साथ ही कोरोना के भी स्थिर होने की जरूरत है। कोरोना की स्थिति फिलहाल कैसी देखने को मिल रही है?
कोरोना की स्थिति अच्छी तो नहीं दिख रही है जहां तक भारत का सवाल है। कल हमने देखा कि रिकॉर्ड 69,000 मामले कल सामने आए हैं जहां तक कोरोना का सवाल है। तो भारत में तो ये एक नया रिकॉर्ड है और मरने वालों की संख्या भी करीब 1,000 के पास थी। तो भारत के नंबर्स अच्छे नहीं हैं। जो पिछले कुछ दिनों में हमने हल्की सी गिरावट देखी थी, अब वापस देख रहे हैं कि हम नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। अब देखें तो 28,35,000 लोग भारत में कोरोना से प्रभावित हैं और मरने वालों की संख्या भी अब 54,000 के करीब पहुंच गई है। कल लगभग 59,000 लोग ठीक भी हुए, बट फिर भी अगर आप एक्टिव मामले अभी देखें तो जल्दी से 7 लाख के करीब एक्टिव मामले भी पहुंच रहे हैं। हालांकि 21 लाख लोग अब तक रिकवर हुए हैं। दुनिया भर की बात करें तो कल वहां पर भी नए मामले ज़्यादा ही देखने को मिले हैं। लगभग 2,59,000 नए मामले कल सामने आए और 6,400 की मौत हुई। यूएस में 43,000 नए मामले थे और ब्राजील में 48,000 नए मामले आए। यूएस की एक बात यह है कि वहां के नए मामलों में हमने गिरावट देखी है। जो पिछले 7 दिनों की एवरेज है वो 50,000 से नीचे है, जो कि एक महीने का बेस्ट फिगर है अभी तक। तो ये एक अच्छी खबर जरूर है। हालांकि साउथ कोरिया, जिसने सबसे पहले इस वायरस को नियंत्रण में लाने की सफलता दिखाई थी, वहां पर एक नया ब्रेकआउट आते हुए दिखा है और इसलिए वहां पर कुछ सोशल डिस्टेंसिंग के नियम और कड़क कर दिए गए हैं। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना का कहर तो अब भी जारी है, लेकिन साथ ही आग में घी डालने का काम यहाँ पर विदेशी बाजार भी आज कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर से भी शुरुआत सुस्ती से हुई और अब गिरावट की तरफ ये बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल दिन के दौरान किन लेवल्स पर ट्रेड होता है देखना काफी जरूरी होगा। लेकिन कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, एक बार उसे देखें। एफआईएस कैश मार्केट में कल 459 करोड़ की खरीदारी कर रहे थे। वहीं कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से 97 करोड़ की 97 करोड़ की बिकवाली आती हुई दिखी है और वायदा बाजार में भी एफआईएस की तरफ से 1,233 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो कैश मार्केट में एफआईएस की खरीदारी जरूर है, लेकिन वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से बिकवाली है। आज वायदा बाजार की वीकली एक्सपायरी का भी दिन है। कहां हो सकती है एक्सपायरी, बताने के लिए हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। बताएं एक्सपायरी पर जानकारों का क्या मानना है। गुड मॉर्निंग मानसी। कल देर रात जब हमने बाजार के जानकारों से बात की तो कहीं ना कहीं आप देखिए सबका जो व्यू है वो इंटैक्ट देखने को मिला। कल हमने एक्सपायरी पोल में आपको बताया था कि एक माइल्डली पॉजिटिव एक्सपायरी आपको देखने को मिल सकती है और जो संकेत है बिल्कुल वैसे ही देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं आपको एक रेंज बता देता हूँ जिसके बाद जो है इस पोल को दोबारा रिव्यू करने पड़ेगा। सबसे पहले आप जो मेजोरिटी लेवल्स हैं वहां पर ध्यान दे दीजिए। करीब 59% बाजार के जानकार ये मान रहे कि 11,400 से लेकर 11,450 के बीच में एक्सपायरी होगी। 11,450 11,500 एक बड़ा हर्डल है, इसके ऊपर फिलहाल बाजार को कोई देख नहीं रहा है। सिमिलरली अगर आप देखें तो 11,300 11,350 यहां पर केवल 7% बाजार के जानकार ऐसे थे कल जब देर रात हमने बात की, जब वो मान रहे थे कि इस रेंज में एक्सपायरी होगी और 34% मान रहे कि एक माइल्डली नेगेटिव एक्सपायरी आपको देखने को मिल सकती है 11,350 से लेकर 11,400। दो लेवल्स आपको क्लोजली वॉच करने होंगे, ऊपर की तरफ 11,450, नीचे की तरफ 11,300। 11,300 फिलहाल अगर आप देखें तो एसजीएक्स निफ्टी चल रहा है। अगर यहां पर ओपनिंग होती है या फिर नीचे सस्टेन करता है तो इस पोल को दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा। निफ्टी बैंक में अगर आप देखें तो करीब 67% जानकार जो है ये मान रहे 22,250 से लेके 22,450 के बीच में एक्सपायरी होगी और अगर 22,450 पार हो गया तो आपको बैंक निफ्टी में फायरवर्क्स देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में 22,600 22,800 तक के टारगेट्स मानसी जानकारों ने बताए हैं, जिसके चलते आप देखिए करीब 21% ये मान रहे कि 22,400 से 22,600 के बीच में होगी और 12% ये मान रहे हैं कि 22,000 से लेकर 22,200 की होगी। दो लेवल्स आपको क्लोजली वॉच करने होंगे, 22,000 और 22,450। ओके, तो क्लियरली इस पोल को भी हम बार बार रिव्यू करेंगे और कोई भी बदलाव या कोई भी अपडेट्स हैं आपके सामने रखते जाएंगे। लेकिन आप रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। यूएस के बाजारों में ऊपरी स्तरों से हमने मुनाफा वसूली कल देखी और साथ ही एशियाई बाजार में भी अब गिरावट के साथ ही आज ट्रेड देखने को मिल रहा है। वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजार के लिए है। इन सब ट्रेंड्स को देखते हुए इंडियन मार्केट्स को कैसे अप्रोच किया जाए? देखिए, लगातार 3 दिनों से भारतीय बाजार मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अचानक से ये अमेरिकी बाजारों से हल्की कमजोरी के संकेत और उसके बाद डाउ फ्यूचर्स की तेज गिरावट और एशिया का रिएक्शन ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है और उस लिहाज से गैप से नीचे खुलेंगे। जितना ज्यादा गैप से नीचे खुलेंगे उतना बेहतर है, ताकि और उसके बाद गुंजाइश थोड़ी कम रहे। लेकिन अगर हाँ
11,300 ये इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर खुलते हैं तब तक ठीक है, इसके ऊपर नीचे जाने के बाद समस्या बढ़ेगी, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है और 11,300 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट फुट में बना हुआ है। तो उसके नीचे जाने के बाद तेजी करने वाले ट्रेडर्स की पोजीशन ज्यादा तेजी से कटती हुई नजर आएगी। तब 50-75 पॉइंट का और करेक्शन हो सकता है। तो पहले सपोर्ट रेंज के तौर पर आपको 11,250, 11,300 पर नजर रखनी है। इस लेवल के आसपास थोड़ी खरीदारी, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी बाइंग आ सकती है। 11,300 के नीचे ही ज्यादा समस्या है। जब तक 11,300 को मेंटेन कर रहे हैं तब तक बहुत चिंता की बात नहीं है। अब ऊपरी स्तरों पर वापस से 11,400 पार करना भी मुश्किल होगा, लेकिन 11,450, 11,500 सेफर साइड पर हायर रेंज आप मानकर चल सकते हैं बाजार की आज गैप के नीचे खुलने के बाद। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 21,900 से 22,100 ये 200 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन है। और असली दिक्कत बैंक निफ्टी के लिए 21,900 के नीचे जाने के बाद ही होगी अगर जाता है तो। अदरवाइज 21,900, 22,100 इस रेंज में कहीं न कहीं बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ऊपरी स्तरों पर 22,400, 22,500 अच्छी खासी रुकावट का लेवल है। और कल हम क्लोजिंग शो में यही बात कर रहे थे, 22,500 पर जिस तरह से कॉल राइटिंग हुई है बैंक निफ्टी में, वो साफ बता रहा है कि बैंक निफ्टी को 22,500 पार नहीं करना है। ये आपके लिए जो रेंज है इस पर फोकस करना है। वॉलेटिलिटी थोड़ी रहेगी ग्लोबल मार्केट के चलते, मान से हम कमजोर शुरुआत करेंगे। एक रिकवरी नीचे से आने की उम्मीद आप कर सकते हैं। वो देखने की बात है कि वो रिकवरी शुरुआती घंटे में आती है या क्लोजिंग सेशन में, लेकिन एक बार रिकवरी बाजार जरूर देने की कोशिश करेगा जहां भी एक बार नीचे बॉटम बनाए। तो दोनों तरफ का ट्रेड मिलेगा, लेकिन बायस आज नेचुरली जिस तरह का मूड माहौल है दुनिया भर के बाजारों का, उसको देखते हुए नेगेटिव साइड पर ज्यादा। तो 3 दिनों की अच्छी मजबूती के बाद आज करेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले तो 11,300 बेहद अहम इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको बिल्कुल ध्यान रखें। इससे नीचे अगर जाता है तो फिर और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, इसे इंटैक्ट रखना काफ़ी ज़रूरी होगा। लेकिन 11,250 से 11,300 निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। 11,450 से 11,500 की ऊपरी रेंज है जिसे आप मानकर चल सकते हैं। वहीं 21,900 से 22,100 बैंक निफ्टी के सपोर्ट जोन्स हैं और 22,400 से 22,500 ऊपरी स्तर है जिसे आप मानकर चलें। सतर्क रहना होगा क्योंकि उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। विदेशी बाजार के संकेत तो कमजोरी के हैं ही, लेकिन साथ ही वॉलेटाइल सेशन रह सकता है क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी है। आप 8 बजे से हर रणनीति, हर स्ट्रैटेजी और हर अहम लेवल को ट्रैक कीजिए और बिल्कुल आपकी कमाई, आपके मौके आपको मिलते रहेंगे। और लेकिन ट्रेडिंग सेशन में सतर्क रहें, ये आपके लिए हिदायत। चलिए अब जानते हैं कि एजीआर हियरिंग पर ताज़ा अपडेट क्या है। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से एजीआर बकाया मामले पर सुनवाई होने जा रही है। आज क्या फोकस में रहेगा ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दानिश आनंद जुड़ गए हैं। दानिश, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। देखिए, आज चौथे दिन लगातार एजीआर की हियरिंग होने जा रही है और आज की सुनवाई में बाकी बैंकरप्ट टेलीकॉम कंपनी जैसे कि एयरसेल के वकीलों को आज टाइम मिलेगा अपना पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में हरीश साल्वे जो आरकॉम की सीओसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कल अपने आर्गुमेंट्स को कंक्लूड करा है। उनकी जो आर्गुमेंट थी उसमें से कुछ मेजर पॉइंटर्स थे। उन्होंने कोर्ट को इन्फॉर्म करा कि अगर कंपनी को स्पेक्ट्रम ना बेचने की, अगर उनको बेचने की अनुमति नहीं मिलती है तो उनको लिक्विडेशन की ओर कंपनी को लेके जाना पड़ेगा। और आरकॉम आईबीसी के पीछे नहीं छुप रही है एजीआर ड्यूज को पे करने से बचने के लिए। और दूसरे हाथ पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये भी इन्फॉर्म करा कि वो मानते हैं कि स्पेक्ट्रम एक नेशनल प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर एक कंपनी उसको बिड कर रही है तो वो उनका एक अधिकार है उसको इस्तेमाल करना, और जिस अधिकार को वो मांग रहे हैं वो एक सिंपली उस ट्रांसफर करना चाहते हैं रिलायंस जियो को। तो उन्होंने ये सब बोला, लेकिन इन सब में सुप्रीम कोर्ट की भी काफी अहम ऑब्जर्वेशन कल थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ आरकॉम से ये पूछा कि आपने तो बिल्कुल सही बताया कि आपने बिड करा है कि, लेकिन जो स्पेक्ट्रम है वो एक नेशनल प्रॉपर्टी है, तो उसकी काफी गाइडलाइंस हैं। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एक और अहम ऑब्जर्वेशन थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी खासकर बोला कि जो स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग गाइडलाइंस हैं उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है, उसमें लिखा गया है कि आप अपना स्पेक्ट्रम बेच सकते हैं दूसरे टेलीकॉम कंपनी को, लेकिन वो तभी हो सकता है जब आप पहले के जो ड्यूज होते हैं आप उसको पूरी तरह से पे करेंगे, तभी जाके आप स्पेक्ट्रम को आगे बेच सकते हैं। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो आईबीसी और एमसीए के जो लॉज हैं उनके चलते टेलीकॉम जो बैंकरप्ट टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है सुप्रीम कोर्ट के सामने एक क्लियर पक्ष रखने की, क्योंकि अभी तक अटकलें स्पेक्ट्रम को लेकर है कि क्या वो बिक सकता है, क्या वो नहीं बिक सकता।
क्योंकि पीछे काफी ऐसी जजमेंट्स आए हैं जिसमें कहा गया है कि आप स्पेक्ट्रम बेच सकते हैं, लेकिन फिर हमारे काफी ऐसे लॉज हैं और एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है जो टेलीकॉम कंपनीज, बैंक और डीओटी ने मिलकर साइन करा है। तो काफी ये एक अभी समस्या है इनको स्पेक्ट्रम को लेकर। लेकिन आज की सुनवाई में एयरसेल की बारी आएगी, वो बताएंगे कि वो अपने बैंक्रप्सी क्लेम को पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। जी ओके दानिश, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। लगातार चौथा दिन है जब एजेआर मामले पर सुनवाई होने जा रही है और इससे जुड़ी सारी अपडेट हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं ये अब जान लेते हैं देवांशी आश्रय से। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले तो दो ट्रिगर्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी है, आरती ड्रग्स और साथ ही आरबीएल बैंक, दोनों के बोर्ड की बैठक होने वाली है। आरबीएल बैंक की बोर्ड की बैठक में प्रेफरेंशियल शेयर्स के जरिए फंड्स पूंजी जुटाने पर आज फैसला होता हुआ दिखेगा। साथ ही आज आरती ड्रग्स की भी बोर्ड की बैठक है जहां पे बोनस शेयर्स को यहाँ पे मंजूरी मिलती हुई दिख सकती है। इसके अलावा नतीजों के लिहाज से आप देखिए बार्मर लॉरी, इसने अपने नतीजे पेश किए थे, मुनाफे से घाटे में आती हुई दिखी है कंपनी। कमजोर नतीजे इस तिमाही में पेश किए हैं कंपनी ने। जो बिक्री है करीब 36% तक घटती हुई दिखी है। कामकाजी घाटा आता हुआ दिखा है इस तिमाही में करीब 2 करोड़ का 44 करोड़ के मुनाफे के सामने, और साथ ही जो घाटा है वो करीब 9.5 करोड़ का आता हुआ दिखा है 22 करोड़ के मुनाफे के सामने। इसके अलावा रुचि सोया, यहाँ पे भी जो नंबर्स हैं वो हल्के से कमजोरी है इस तिमाही में। कुल बिक्री करीब 2.25% तक कम होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा करीब दुगना होता हुआ दिखा है, 37 करोड़ से बढ़कर 123 करोड़ पे आता हुआ दिखा, और मार्जिन भी 1% से बढ़कर 4% पे आते हुए दिखे हैं, और जो मुनाफा है वो 12.5% तक कम होते हुए दिखे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट खबर ये भी है कि इनके जो एमडी श्री आचार्य बालकृष्णा है, इन्होंने एमडी के पद से अब इस्तीफा दे दिया है। 18 अगस्त से ही उन्होंने ये पद छोड़ दिया है। अब वो नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पद ले लेंगे। इसके अलावा कॉस्मो फिल्म्स पर आप नजर कीजिए। अब देखिए ऑपरेशनल नंबर्स काफी अच्छे आते हुए दिखे हैं, लेकिन बिक्री इस बार कम होती हुई दिखे। थोड़े से मिले जुले नतीजे हैं। बिक्री 11% तक कम होती हुई दिखी है, लेकिन मार्जिन पर आप नजर कीजिए 10% के सामने 18% के मार्जिन कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं। साथ ही अगर कामकाजी मुनाफे की बात करें तो 52% तक की बढ़त देखने मिली है, और मुनाफा करीब 69% तक बढ़ता हुआ दिखा है। इस स्टॉक पर आप नजर कीजिए। इसके अलावा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, जहां पे बोर्ड ने प्रेफरेंशियल या राइट इश्यू के जरिए 1800 करोड़ रुपए जुटाने के लिए अब मंजूरी दे दी है। होटल स्टॉक्स पर आप नजर रखिए। दिल्ली में जिस तरह से अब अनलॉकिंग होती हुई दिख रही है, अनलॉकिंग 3 में अब जितनी भी होटल्स हैं इनको शुरू करने को मंजूरी मिल चुकी है। तो ताज, इंडियन होटल्स, ये सारे स्टॉक्स हैं जिसको आपको फोकस में रखना है। और आखिर में मैस्टेक पर नजर कीजिए, जहां पे फंड एक्शन होता हुआ दिखा था, और एबेकस ग्रोथ फंड ने अपना जो हिस्सा है वो 4.96% से बढ़ाकर अब 5.9% कर दिया, और इसी के चलते ये स्टॉक पर नजर रखें आप। जी बिल्कुल देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। हमारे खास शो बाजार आज और कल में वीके शर्मा जी की ऑप्शन स्ट्रैटेजी कौन सी है वो अब देख लेते हैं। फेडरल बैंक ने काफी बढ़त ली है आज, और 55 रुपए का कॉल मैं सलाह दे रहा हूं कि 2 रुपए 10 पैसे पे लिया जा सकता है। 1 रुपए 30 पैसे का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट रहेगा 4 रुपए। दूसरा स्टॉक है एनएमडीसी। मेटल्स हम देख ही रहे हैं कि पूरे सेक्टर ने अच्छा किया है और एनएमडीसी भी अच्छा कर रहा है। तो यहाँ पे अगस्त की 100 रुपए की कॉल, 100 रुपए की स्ट्राइक प्राइस की कॉल मैं 2 रुपए 20 पैसे लेने की सलाह दे रहा हूँ। 1 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस और 4 रुपए 25 पैसे का टारगेट। चलिए अब आपको आज के लिए ट्रेडिंग कॉल्स बता देते हैं। निर्मल बैंक की तरफ से इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन पर खरीदारी की राय है। 1190 के स्टॉप लॉस के साथ 1270 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी कीजिएगा। वहीं जेएमसी प्रोजेक्ट पर भी खरीदारी कर सकते हैं। 62 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 52 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। आनंद राठी सिक्योरिटीज की तरफ से सीईएससी और डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज पर खरीदारी की राय है। सीईएससी कैश मार्केट में 622 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 596 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। वहीं डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज पर 8200 के लक्ष्य को मानकर चले 7910 का एक स्टॉप लॉस लगाएगा, यहाँ पर भी खरीदारी कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक पर चॉइस ब्रोकिंग बुलिश है, यहाँ पर 1129 के लक्ष्य को मानकर आप खरीदारी कर सकते हैं। 1040 का स्टॉप लॉस लगाइए। एंजल ब्रोकिंग की राय आइनॉक्स लीजर और साथ ही टाटा स्टील पर है। आइनॉक्स लीजर पर 292 के टारगेट्स को मानकर चलें, 276 का स्टॉप लॉस लगाएगा। वहीं टाटा स्टील पर 418 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 442 का स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदारी करके बिकवाली करके चल सकते हैं। टाटा स्टील की जो स्ट्रैटेजी है बिकवाली के हैं, इसके अलावा हर स्ट्रैटेजी खरीदारी की है। हमारे साथ मानस जायसवाल .com के मानस जायसवाल जुड़ गए हैं। मानस,
गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। एक तो इंडेक्स पर अपना नजरिया और साथ ही आज के लिए आपकी टॉप पिक्स, स्टॉक कॉल्स भी बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, ट्रेंड तो चार्ट अभी तक स्ट्रांग लग रहा है। मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी वीकनेस मार्केट में देखने को मिलेगी। हालांकि सिंगापुर निफ्टी काफी वीक ओपनिंग दर्शा रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप लोअर लेवल्स पे देखिए तो 11,250 से 11,300 ये काफी स्ट्रांग सपोर्ट है निफ्टी के लिए। तो अगर एक वीक ओपनिंग होने के बाद निफ्टी 11,350 के ऊपर सस्टेन होता है, तब आपको बिल्कुल चांस लेना है, तब आप वहाँ खरीदारी कर सकते हैं। 11,250 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, और उस केस में मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 2 दिनों में निफ्टी 11,550 से 11,600 के लेवल तक टच कर सकता है। तो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, और मैं समझता हूँ कि 2 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर बहुत ही क्लियर बेहतरीन वॉल्यूम का ब्रेकआउट कल देखा गया है, तो वहां पर खरीदारी करेंगे। पहला है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, गेल का, जहां पर 100 मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, और ऑलरेडी स्टॉक ने 95 के आसपास एक बॉटम बना लिया है मानसी। तो मैं समझता हूँ आप गेल में खरीदारी कर सकते हैं। 98 का स्टॉप लॉस रखिए, 110 के टारगेट रहेंगे। और दूसरा स्टॉक है टाटा केमिकल्स का, जहां पर एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद कल एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला, और लगातार स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था। तो पैटर्न को देख के लगता है कि यहाँ से आपको कम से कम 20 से 25 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ पर 330 के टारगेट रहेंगे और 300 रुपए के स्टॉप लॉस रहेंगे। बिल्कुल, साथ ही मानस सेक्टर स्पेसिफिक आज कहां पर एक्शन आप देख रहे हैं? देखिए, सेक्टर, क्योंकि मार्केट जिस तरह सिंगापुर निफ्टी शो कर रहा है उस तरह तो सेक्टर स्पेसिफिक करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मेरा अभी भी समझना है कि मेटल क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको जब भी गिरावट मिले, कभी भी वीक मार्केट में आपको गिरावट मिले, तो वहां पर आप अभी भी बेट लगा सकते हो। और काफी स्टॉक इस सेक्टर में, काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अभी भी बहुत पोटेंशियल है। आप चाहे JSW स्टील की बात कर लीजिए, जिंदल स्टील की बात कर लीजिए, लेकिन अगर एक बेट लेना होगा मेटल क्षेत्र में तो मैं समझता हूँ सेल पे ध्यान रखना है, क्योंकि सेल में हाई टॉप हाई बॉटम बहुत ही क्लियर दिख रहे हैं। तो वीकनेस में जब स्टॉक 40 रुपए के लेवल टेस्ट करे तो वहां पर खरीदारी करें। 38 के स्टॉप लॉस लगाए और 44 के टारगेट रहेंगे। बिल्कुल मानस, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी बाजार के लिए हमने अनुज गुप्ता से बात की, उनकी कॉल्स आप देखिए। बुलियन मार्केट में बिकवाली की राय आती हुई उनकी तरफ से। यहाँ पर गोल्ड में आप 51,500 के लक्ष्य को ध्यान में रखें। 53,450 का स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली की राय आती हुई। वहीं क्रूड में भी बिकवाली की ही राय अनुज दे रहे हैं। यहाँ पर 3,150 के लक्ष्य को ध्यान में रखा जाए। 3,330 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। क्रूड में भी सेल कॉल इनिशिएट कीजिएगा। बुलियन मार्केट और एनर्जी पैक में जिस तरह से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, इसके चलते एक्सपर्ट की तरफ से राय आती हुई। जाते जाते क्विकली आपको एशियाई बाजार बताते हैं, क्योंकि गिरावट जो है ज्यादा हावी होती हुई देखने को मिल रही है। 11,300 के भी नीचे एसडीएक्स निफ्टी अब ट्रेड करता हुआ 11,297 के लेवल्स पर 126 अंकों की गिरावट के साथ 1.25% की गिरावट अभी दिखा रहा है। वहीं हांगकांग के बाजार में भी एक भारी गिरावट 370 अंकों की आती हुई 1.5% की गिरावट यहाँ पर भी आप देखेंगे। और फ्यूचर्स भी आप देखिए गिरावट के साथ ही डाउ फ्यूचर्स में ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एशियाई बाजार गिरावट बढ़ती हुई। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।